Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे BEGC 114, जिसका सब्जेक्ट कोड नेम है पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर। इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और उसको हम लोग अच्छे तरीके से अरेंज करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 54 तक देखेंगे, जो कि 54 क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सेक्शन 1 में करीब 20 क्वेश्चन के करीब रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिया गया है कि कैसे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कुछ वर्ड दिए जाते हैं और उसको आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। और इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है और डीप एक्सप्लेनेशन के साथ किया गया है। आप देख भी सकते हैं कि कितने अच्छे से अरेंज करते हुए और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सुविधा के अनुसार समझने के लिए ये नोट्स तैयार किया गया है। अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर ये PDF ले सकते हैं। तो और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। फर्स्ट कंटेक्स्ट है बी बेयर ब्लेस्ड विथ ए वर्जिनियल और अनपेंटेड वर्ल्ड विथ एडम्स टास्क टू गिविंग थिंग्स देयर नेम्स। ये नेम्स के चैप्टर से लिया गया सेंटेंस है और इसका राइटर डेरेक बालकोट है और ये स्पीकर ही बोलता है। स्पीकर कौन है? पोएट। जो पोएट है, कविता का जो लेखक है, वही बोलता है बी बेयर ब्लेस्ड विथ ए वर्जिनियल अनपेंटेड वर्ल्ड विद द एडम टास्क ऑफ गिविंग थिंग देयर नेम्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि ये कैरेबियाई द्वीप के बारे में वर्णन कर रहा है और उसमें बता रहा है कि जैसे उपनिवेशवाद के आने से पहले जो हमारे कैरेबियाई द्वीप है वो बिल्कुल क्या था? नई और अछूती और प्राकृतिक था। वहाँ के लोगों को अपने परिवेश की वस्तुओं और स्थानों और प्राकृतिक तत्वों को पहचानने तथा उन्हें नाम देने का अवसर मिला। यह उनकी सांस्कृतिक पहचान और इतिहास का निर्माण की शुरुआत था। These lines are taken from the poem Names written by the Derek Walcott। तो हमेशा किस लाइन से, किस पोएम से लिया गया है उसको याद करना है और इसका राइटर कौन है उसको याद करना है। तो फर्स्ट लाइन में आप लिखिएगा कि these lines are taken from the poem Names written by Derek Walcott। The poem deals with the themes of identity, language, history, colonialism। और जो ये पोएम है, पोएम का जो थीम है आइडेंटिटी, लैंग्वेज और हिस्ट्री और उपनिवेशवाद पे पर डील करता है। बालकोट रिफ्लेक्ट्स ऑन द कैरेबियन पीपल्स सर्च फॉर देयर लॉस्ट कल्चर रूट्स। Explanation: The poet says that early Caribbean people were blessed with a virginal and unpainted world। जो पोएट कहना चाह रहे हैं इस लाइन के माध्यम से कि जो कैरेबियन द्वीप था, कैरेबियन जो द्वीप था और यहाँ के लोग बहुत ही धन्य और अपने आप में सौभाग्यशाली मान रहे थे कि ये जो धरती है हमारी पवित्र है और अपरावर्तित यानी प्राकृतिक वर्ल्ड है। द लैंड वाज अनटच्ड बाय द फॉरेन पावर एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। पहले जो उपनिवेशवाद से पहले ये जो लैंड था किसी भी फॉरेनर पावर के द्वारा और आउटसाइड बाहरी प्रभाव के द्वारा कोई टचेबल नहीं था, अनटच्ड था।
तो जैसे ही धीरे धीरे उपनिवेशवाद विकास किया, तो उसके बाद इस धरती पे भी उपनिवेशवाद का विकास होने के कारण इनका जो कल्चर, इनका जो सोशल, सारे चीज़ों में चेंज आना शुरू हो गया। द रेफरेंस ऑफ टू एडम, एडम का रेफरेंस लेते हैं। जो यहाँ पे पोएट है कौन, डेरिक वालकोट, वो एडम का क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं और बोलते हैं According to the Bible, Adam was given to responsible of naming all living creatures. एडम को जैसे बाइबल के अनुसार दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग्स था उसको नाम देने का एडम्स का काम था, उसी प्रकार कैरेबियन पीपल हैड द टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड द नेमिंग द फीचर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड। उसी प्रकार कैरेबियन पीपल को भी टास्क था कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करो और अपने तरीके से वो क्या करो, नाम दो। नेमिंग इज नॉट मेयरली ए लिंग्विस्टिक एक्टिविटी। नाम क्या है, सिर्फ एक भाषाई क्रिया नहीं है। इट इज़ द एन एक्ट द क्रिएटिंग आइडेंटिटी एंड कल्चर ऑनरशिप। बल्कि ये क्या करता है, एक पहचान के रूप में कार्य करता है। थ्रू द नेम्स पीपल इस्टेब्लिश ए कनेक्शन विथ देयर लैंड, हिस्ट्री एंड द ट्रेडिशन। नाम के द्वारा ही पीपल अपने आप को कनेक्ट कर पाता है अपने लैंड और अपने इतिहास और अपने परंपराओं से। वालकोट ऑल्सो इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज द कोलोनाइज्म। उपनिवेशवाद को वालकोट क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। बिकॉज कॉलोनियल रूलर रिप्लेस्ड मेनी इंडिजीनियस नेम्स विथ फॉरेन वंस। और कॉलोनियन जब आया, उपनिवेशवाद का जब विकास हुआ, तो वहाँ का जो शासक कॉलोनियल रूलर थे वो बहुत सारे नेम को क्या किया, जो स्वदेशी नेम थे, जो कैरेबियाई नेम थे, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एज ए रिजल्ट द ओरिजिनल कल्चर, हेरिटेज एंड आइडेंटिटी ऑफ कैरेबियन पीपल वेयर वीकेंड। वहाँ का जो विरासत था, कैरेबियन पीपल का जो विरासत था और उसका जो पहचान था, धीरे धीरे क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा। Thus the poet presents the act of the naming as both as the creativity and culture process. These lines express pride in the Caribbean past and the desire to recover its lost identities. Conclusion: the extract highlights the purity of earlier Caribbean world and emphasizes the name are closely connected with the culture, history, identity, and Walcott celebrates the original heritage of the people and the question of impact of the colonialism of that heritage. कभी कहता है कि कैरेबियाई लोगों को एक ऐसी दुनिया मिली थी जो पूरी तरह प्राकृतिक और अछूती थी। एडम की तरह उन्हें भी अपने आसपास के वस्तुओं के स्थान को नाम देने की जिम्मेदारी मिली। नाम देना केवल एक शब्द चुनना नहीं है, बल्कि उसकी पहचान और संस्कृति का निर्माण करना नाम के द्वारा ही किया जा सकता है। कभी यह भी संकेत करता है कि उपनिवेशवाद के कारण मूल नाम और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचा। इसीलिए ये पंक्ति पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को महत्व पे दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। I no longer love her that is certain, but maybe I love her. Love is so short, forgetting is so long. ये टॉपिक से जो लिया गया है, टू नाइट एंड कैन राइट, कहता है इसमें पाब्लो नेरूडा जो है, जो कवि है, वो किसी से बहुत ज़्यादा ही प्रेम करता था। तो प्रेम करने के बाद एक दिन ऐसा दिन आया कि दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है और उसी दिन उस दुखद रात में बोलता है कि आज हम इस दुखद रात में
आज मैं सबसे ज़्यादा दुखद चीज़ लिख सकता हूँ। तो टू नाइट आई कैन राइट, तो जितना भी जिसमें अगर सेंटेंस में ये रिलेटेड आई लव हर एंड मे बी लव इज सो शॉर्ट फॉरगेटिंग इज सो लव, तो ये इस चैप्टर से लिया गया है। टू नाइट एंड कैन आई राइट, इसका राइटर है पाब्लो नेरूदा। इन पंक्तियों में कवि अपनी बिछड़ी हुई प्रेमिका की यादों को व्यक्त करता है और वह कहता है कि उसका प्रेम संबंध समाप्त हो चुका है, लेकिन वह अभी भी उसे पूरी तरह भूल नहीं पाया है। प्रेम का समय बहुत छोटा होता है, जबकि उसे भूलने का दर्द बहुत लंबा होता है और कष्टदायक होता है। These lines are taken from the poem Tonight I Can Write, written by the Pablo Neruda. In this poem, the poem remembers his lost love and expresses his feeling of the sadness and loneliness and separation. In this line, the poet reflects on the past relationship with his beloved. He says that no longer loves her and certain about it. However, in very next moment, he admits that the perhaps still love her. The reveal his emotion, confusion and inner conflict, और अपने जो इमोशन होता है, उलझन होता है और आंतरिक संघर्ष को वो क्या करता है, रिवील करता है। कहता है द लाइन say that love is so short suggests that the happy moment of love and togetherness were very brief. जो लव इज सो शॉर्ट कहने का मतलब है कि जो लव में हैप्पी मोमेंट होता है और जो साथ रहने का होता है वो वेरी क्या होता है, ब्रीफ होता है, यानी वेरी शॉर्ट टाइम में होता है। लेकिन जो उसका फॉरगेटिंग अदर हैंड, फॉरगेटिंग ए लव्ड वन इज स्लो एंड पेनफुल प्रोसेस, और किसी को भूलना और उसके यादों को भूल जाना बहुत ही धीमी प्रोसेस है और कष्टदायक है। द मेमोरीज ऑफ लव कंटिन्यू टू रिमेन अलाइव इन द हार्ट इवन आफ्टर द रिलेशनशिप इंडेड। किसी भी रिलेशन का अंत हो जाने के बाद भी उनकी यादें क्या रहता है, दिल में जिंदा रहता है। The poet experiences deep loneliness and sorrow, the heartache, और वो पोएट जो होता है, कवि जो एकदम बहुत ही गहरा अकेलापन, दुख और हृदय के पीड़ा को झेलता है। He realized that while love may disappear from life, its memories often remain for a long time. Through these lines, Neruda presents the universal experiences of the lost love and the pain of the follow separation. Conclusion: the extract beautifully expresses the pain of the separation and the difficulty of the forgetting someone who once deeply loved. Neruda shows that love may be short-lived, but memories can last forever. हिंदी आप लोग सही से पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए और पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रैकेन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश रूल हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव। जैसे ही कहीं पे अफ्रीका वर्ड लिखा हो तो चैप्टर का नाम ए फार क्राइम फ्रॉम अफ्रीका से रिलेटेड होगा। इस बात को कनेक्ट करना है पॉइंट को कि किस टॉपिक से कौन सा सेंटेंस लिया गया है, और आपको लास्ट वीडियो होते होते ये सारे टॉपिक याद हो जाएंगे और उसके राइटर भी याद हो जाएंगे ताकि आप आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। नेम्स का भी राइटर कौन था, डेरेक बालकोट था, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक आता है द फार क्राई फ्रॉम द अफ्रीका, उसका भी राइटर ड्रेक बालकोट ही है।
कहता है ये जो क्वेश्चन दिया गया है इन पंक्तियों में कवि अपना पहचान के संकट को व्यक्त करता है। इसमें क्या होता है कि वह अफ्रीका से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी संस्कृति से भी प्रेम करता है। एक समय वो क्या हो जाता है कि अफ्रीका और ब्रिटिश कॉलोनियल में युद्ध होता है, ब्रिटिश रूल में युद्ध होता है, और जो राइटर है वो अंग्रेजी भाषा को सांस्कृतिक और रूप से प्रेम करता है, लेकिन अफ्रीका से वो भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से वो जुड़ा रहता है। इसीलिए वो दोनों के बीच में चुनाव नहीं कर पाता है और वो क्या करता है, उलझन में रहता है। उसी टॉपिक पे वो क्या करता है, एक टॉपिक लिखता है, ए फार क्राइंग फ्रॉम अफ्रीका। These lines are taken from the poem A Far Cry from the Africa. The poem is based on the Mau Mau rebellion in Kenya and expresses the poet conflict between Africa heritage and the English culture influences. क्या हो जाता है, माओ माओ रिबेलियन विद्रोह हो जाता है केन्या में, और वो अपना एक्सप्रेशन कभी दिखाना चाहता है, वो अपने संघर्ष को, कि अफ्रीकन विरासत और जो अंग्रेजी संस्कृति उस पे प्रभावित है, उन दोनों के बीच में वो संघर्ष करता है कि वो किसको चुने। इन दिस लाइन द पोएट रेफर टू द ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर एज ए ड्रंकेन। इन दिस लाइन द पोएट रेफर, जो लाइन दिया गया है क्वेश्चन में, कभी रेफर करता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो नशे से चूर हैं। द इमेज सिम्बोलिज्म द वायलेंस एंड द इनजस्टिस ऑफ द कोलोनियलिज्म, जो दिस इमेज सिम्बोलाइज, और ये प्रतीक करता है हिंसक का और इनजस्टिस, अन्याय। The poet feels emotionally attached to the Africa because he African heritage and ancestry. At the same time, he loves the English tongue because it is the language in which he thinks, writes, and expresses himself. इसका जो वंशानुगत होता है, जो वंश होता है, वो अफ्रीकन होता है, लेकिन वो कल्चरल रूप से वो इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है और वो इंग्लिश में ही बोलता है, लिखता है, और अपनी जो बातों के, मन के विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही चूज करता है। तो दिस क्रिएट्स ए सीरियस डायलेमा। और ये जो बात है कि दोनों के बीच में ये कल्चरल और जो इनका हेरिटेज है, अफ्रीकन हेरिटेज के बीच में ये डिलेमा में फंस जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं। ही कैन नॉट कम्प्लीटली सपोर्ट आइदर साइड, और वो कभी भी वो किसी एक को सपोर्ट नहीं कर पाते। ही सपोर्ट्स अफ्रीका, ही रिजेक्ट्स ए लैंग्वेज ही लव्स। ये सोचते हैं कि अगर हम अफ्रीका को सपोर्ट करेंगे तो जो हम अपने लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है, वो उसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इफ़ ही सपोर्ट इंग्लैंड ही बेट्राइज हिज एसेंटर रूट्स, और अपने जो पूर्वज का जो रूट है वो उसको क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। Through this line, Walcott expressed the problem identity faced by the many people living in the past colonial society. Conclusion: the extract highlights the poet's identity crisis and the emotional conflict between Africa and England. It reflects one of the major themes of the post-colonial literature. Question number 4. Explain with the reference to the context. Laying the small bones out, laying the small bones out in rows of the moon to suck. जहाँ पे भी अगर बोन आएगा तो
ये किस चैप्टर से लिया गया है? द बोन गैदर्स। बोन गैदर्स के राइटर हैं बिराजियो डायोप। इन पंक्तियों में कवि योद्धा और हिंसा के बाद बिखरी हुई मानव हड्डियों का चित्र प्रस्तुत करता है। जब किसी भी युद्ध होता है और हिंसा होता है तो वहाँ पे लाश ही लाश होता है। मानव की मृत्यु हो जाने के बाद खाली हड्डियाँ बचती है। ये दृश्य मृत्यु और विनाश और मानव पीड़ा को दर्शाता है। दिस लाइन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम द बोन गैदर्स। The poem describes the tragic consequences of the war and the violence and the focus on the suffering caused by the death. The poem describes a small bones laying on the ground after a violent event. They are arranged in rows under the moonlight. कह रहा है ये कवि कहना चाहता है कि छोटी छोटी हड्डियाँ ग्राउंड में क्या बिछी होती है आफ्टर द वायलेंट इवेंट। अगर किसी भी हिंसात्मक इवेंट घटना होती है तो क्या लाइन से छोटे छोटे हड्डी या मानव क्या होते हैं, बिछे हुए होते हैं। एंड दे अरेंज्ड इन द रो अंडर द मूनलाइट। These images highly symbolic and suggest the large number of people who has died। और ये जो सिंबल बताता है कि large number of people who has died। The moon appeared to pass silently over the remain of the dead। और क्या करता है? मून appears to the pass silently। और मून आता है और क्या करता है? साइलेंट रूप से इसे देखता है। Over the remain of the dead। The poem creates a powerful atmosphere of sorrow, destruction, and the human suffering। The scattered poems remind readers of the terrible consequences of the war and the conflict। और ये बिखरे हुए बोन क्या बताता है रीडर को कि ये जो लड़ाई का और कॉन्फ्लिक्ट का क्या है? परिणाम है, टेरिबल परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस। द पोएट इनकरेज द पीपल टू द रिमेंबर द विक्टिम एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द पीस। और कवि जो होता है इनकरेज करता है पीपल को कि रिमेंबर, याद रखो, द विक्टिम एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द पीस, कि जो शांति का क्या मतलब है। द एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट ए मूविंग पिक्चर ऑफ द डेथ एंड द डिस्ट्रक्शन एंड सर्व्स एज ए बिग criticism of the violence and the war। Question number 5. Explain with reference to the context। Though this be the past pain। फिर देखो आ गया वही राइटर। Thou this the last pain that she makes me suffer, and this the last verse that I write for her। कह रहा है कि ये मेरा लास्ट पेन होगा जो उसने मुझे दिया। These are the last verse that I write for her। और ये लास्ट मैं लिख रहा हूँ उसके लिए। तो ये किस पोएट से लिया गया है? याद रखना है ये टू नाइट आई कैन राइट, लव से जहाँ रिलेटेड आएगा तो यही कहानी है, टू नाइट आई कैन राइट। और इसका राइटर है पलावो नेरुदा। यहाँ पे देखो हिंदी में समझ लो। अपनी प्रेमिका के अंतिम भावनात्मक विदाई की बात करता है और कहता है कि उसके कारण मिलने वाले अंतिम दुख, और ये उसके लिए लिखी गई अंतिम पंक्तियाँ हैं। These lines are taken from the poem Tonight I Can Write। The poet remembers a lost love and expresses the pain caused by separation। The poet believes that this may be final pain caused by former beloved. He also feels that these may be last verse right about her। These lines reveal deep sadness and the emotion
suffering, the poet wants to free himself from the memories of the past। ये लाइन से बताना चाह रहा है कि जो पोएट है वो अपने कितने गहरा सदमा को और जो अपने सफ़र कर रहा है, कष्ट को से सफ़र कर रहा है, इमोशनली सफरिंग फ्रॉम दोज मेमोरी which are given by beloved। द पोएट वांट टू फ्री, पोएट क्या होना चाहता है? फ्री होना चाहता है। वो अपने पुराने मेमोरी को मेमोरी से, बट ही स्टिल फील इमोशनली अटैच्ड टू हर। देयर इज ए सेंस द acceptance in this line। The poet realized that the relationship has ended and that he must move forward in life। और वो रियलाइज करता है कि हमारा जो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। नेरुदा ब्यूटीफुली कैप्चर्ड द इमोशनल स्ट्रगल बिटवीन द होल्डिंग ऑन द लव एंड लेटिंग इट गो। Conclusion: the extract expresses the poet's final attempt to overcome the pain lost over and accept the reality to the separation। Question number 6. Explain with reference to the context what is that to the white child hacked in the bed, to the savage expendable as Jews। ये फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका से लिया गया है। डेरेक बालकोट ही इसका राइटर है। इन पंक्ति में कवि केनिया के माओ माओ विद्रोह के दौरान हुए हिंसा और निर्दोष लोगों की हत्या पर दुख व्यक्त करता है। कौन? डेरेक बालकोट। और डेरेक बालकोट कौन था? उसका लैंग्वेज इंग्लिश था और वो किस देश का रहने वाला था? अफ्रीका महाद्वीप के रहने वाले थे। निर्दोष लोगों की हत्या पे व्यक्त करता है कि नस्लीय संघर्ष और क्रूरता की आलोचना करते हैं। These lines are taken from the poem A Cry from the Africa। The poem is based on the Mao uprising in Kenya and describes the violence committed by both British rulers and the African rebels। In these lines, the poet refers a white child who has been brutally hacked in the bed। These images highlight the terrible cruelty of the violence and the war। क्या होता है कि ये पोएट जो बताना, एक श्वेत बच्चा निर्दयी पूर्वक उसे मार दिया जाता है बेड पर। तो ये क्या बताता है कि ये जो इमेज है हाईलाइट करता है कि कितने विध्वंसक और हिंसक होता है लड़ाई में। The poet questioned whether political struggle and the racial conflict can justify such brutality। The word savage reflects the way Africans were often described by the colonial rulers। The phrase expendable, ये फ्रेज जो दिया गया है एक्सपेंडेबल मतलब बलि चढ़ा देने योग्य, एक्सपेंडेबल मतलब बलि चढ़ा देने योग्य। एज द Jew refer to the suffering and the mass killing of the Jew during the Holocaust। But making this comparison, Bulcott emphasized the tragic loss of innocent human lives। The poet condemned all forms of the racial hatred, violence, and oppression। He believes that no political cause can justify the killing of innocent people। और दुनिया का कोई भी पॉलिटिकल कारण नहीं हो सकता है और इसे जस्टिफाई कर सकता है कि इनोसेंट पीपल को मार दिया जाए। Conclusion: The extract highlights the horrors of the violence and the suffering of innocent victims। It reflects the Walcott's humanitarian concern, his rejection of brutality। इन पंक्ति में कवि नस्लीय संघर्ष और हिंसा की भयावत को दिखाता है
वो मासूम बच्चे की हत्या का उल्लेख कर वह बताते हैं कि युद्ध और राजनीति संघर्ष में अक्सर निर्दोष लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। कभी किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करता है और मानवता, करुणा और शांति का संदेश देता है। तो थैंक यू दोस्तों, इसमें इतना ही, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप लोग को अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सपोर्ट कीजिए वीडियो को, और जितना ज़्यादा लाइक होगा, शेयर होगा और उस पर जितना व्यू होगा, और जस्ट तुरंत उसके बाद हम लोग पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.